सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी जिन्हें मुंशी प्रेमचंद जी ने रचा है, जिसका नाम है कफन। दोस्तों, यह जो कहानी है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कहानी में जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इन्होंने कहानी तो छोटे रूप में प्रस्तुत की है, इसका कथानक बहुत ही छोटा है, लेकिन इनके पात्रों के द्वारा और उनकी स्थितियों के द्वारा इन्होंने बहुत ही बड़े स्तर पर उन पात्रों के बारे में हम अगर विवेचना करके देखें तो बहुत ही बड़े स्तर की बात इन्होंने इस कहानी के माध्यम से की है। इसकी चर्चा हम हमारे वीडियो में करेंगे और आज मैं कफन कहानी का सारांश आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और साथ ही इनके पात्रों और कहानी के बारे में हम विस्तार से विवेचन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। कफन जो कहानी है वह प्रेमचंद की ही नहीं, समूचे हिंदी साहित्य की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। इस कहानी की रचना सन 1936 में की गई और यह कहानी हिंदी साहित्य की ऐसी पहली रचना है जो अपने केंद्रीय पात्रों को न औचित्य प्रदान करती है न अतिरिक्त संवेदना। निस्संदेह यह कहानी लेखकीय तटस्थता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ लेखकीय हस्तक्षेप और पूर्वाग्रहों को दरकिनार करते हुए पात्रों को उनकी स्वाभाविक किंतु संश्लिष्ट रंग रेखाओं में रचा गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा बिंदु भी है जहाँ पर इस कहानी का विरोध हुआ है। इस कहानी को यह मान लिया गया कि यह जो कहानी है वह दलित विरोधी कहानी है। इसमें जो घिसू और माधव है, जो कि इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, इनके माध्यम से बताया गया है कि ये दलित रहते हैं और ये बहुत ही संवेदनहीन होते हैं, ये जो पात्र हैं। तो इस तरह से इनके बारे में बताया गया है। तो कई लोग यह समझ लेते हैं कि यह दलित विरोधी रचना है, लेकिन अगर हम इस कहानी कफन का विस्तार से विवेचन करें, ध्यानपूर्वक देखें, तो यह दलित विरोधी रचना नहीं है। तो इसको हम जानेंगे कि ये दलित विरोधी रचना क्यों नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कथासार को। अब तो कफन प्रथम दृष्टिया घिसू और माधव, जो कि पिता और पुत्र रहते हैं, जिसमें घिसू माधव का पिता है। यह जो पिता पुत्र की संवेदनहीनता और भावनात्मक क्रूरता की कहानी कही जा सकती है। तो इसमें ये जो दोनों पात्र रहते हैं यह संवेदनहीन बताए गए हैं, किसी भी प्रकार की स्थितियों से प्रभावित नहीं होते और यह केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने भूख के बारे में सोचते हैं। तो इस कहानी में जो घटना बताई गई है उसको हम देखते हैं कि जाड़ों की घनघोर निस्तब्धता में अकेले अपने झोपड़े में प्रसव वेदना से छटपटाती बुधिया के समानांतर उसके घर के दोनों पुरुष सदस्य, पति और ससुर, उसके कष्ट से बेपरवाह आग में आलू भूनकर खा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से परिस्थिति को बताया गया है कि माधव की पत्नी है बुधिया और यह प्रसव की वेदना से छटपटा रही है और ये जो दोनों हैं घिसू और माधव, ये बाप बेटे आग में आलू भूनकर खा रहे हैं। तो इस तरह से इनमें संवेदनहीनता का पता चलता है। तो कहानी के आरंभ में यह जो हृदय विदारक दृश्य है, इसकी योजना से प्रेमचंद जी मानो पाठकों से संवेदनशील ढंग से विचार क्षेत्र में उतरने की मांग करते हैं। उन्हें अपेक्षा है कि पाठक उनकी अन्य कहानियों की तरह यहाँ भावना और कर्तव्य परायणता के बीच आदर्श और यथार्थ की मुठभेड़ के जरिए चरित्र चित्रण के पारंपरिक फार्मूले की उम्मीद न करें। तो प्रेमचंद जी इस दृश्य के माध्यम से पहले पाठकों को यह बता देते हैं कि यहाँ जो पहले पात्र होते थे
उन उन पात्रों में क्या है, एक भावना और कर्तव्य परायणता, यह सब पाया जाता था। और इस तरह की जो भावना है, आदर्श भावना, कर्तव्य परायणता, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे ये जो घिसू और माधव पात्र है, इससे उम्मीद नहीं करना है, इस तरह से ये बता दिए हैं। तो बल्कि एक ऐसी क्रूर सच्चाई से साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत कर रहे जो भावनाएं, कर्तव्य और तर्क की हर धार काट कर अपने इर्द गिर्द निविड़तम अंधकार की ही सृष्टि करता है। तो इस तरह से यहाँ पे उन पात्रों के माध्यम से सच्चाई के साक्षात्कार को बताया गया है, सच्चाई को बताया गया है, जिसमें न भावनाएं होती है न कर्तव्य होता है। तो सच्चाई के सामने भावनाएं और कर्तव्य और हर तर्क कट जाती है। ऊपरी तौर पर हम देखते हैं कि ये जो कहानी है बहुत ही संक्षिप्त है। इस कहानी का सार यह है कि जो घिसू और माधव है, उनकी जो पत्नी रहती है, माधव की पत्नी जिसका नाम बुधिया है, उनकी मौत हो जाती है प्रसव के दर्द से, और इनके लिए कफन की खोज करने ये दोनों चले जाते हैं। ये दोनों घूम घूम कर कफन मांगते हैं। इनका जो पिता है, माधव का जो पिता है, वह कफन मांगता है, और कफन मांगते मांगते एक सज्जन व्यक्ति इन दोनों को 5 रुपया दे देता है। तो उस 5 रुपये को लेकर ये कफन लाने के बजाय उस 5 रुपये का ये अच्छी अच्छी चीज़ें और शराब पी लेते हैं। तो इस तरह से शराब और पूड़ी कचौड़ी ये सब खा लेते हैं, और अंत में ये कफन नहीं ला पाते। तो इस तरह से यह इसकी छोटी सी घटना है, जिसको हम आगे और अधिक अच्छे से समझेंगे। तो बुधिया की दर्दनाक मौत के बाद घिसू माधव द्वारा कफन के लिए अनुनय विनय करके जमा किए गए 5 रुपयों की शराब और पूड़ी कचौड़ी में उड़ा देने की यह जो है वह कथा है। लेकिन भीतरी तहों में संश्लिष्ट होती चलती है। यह जो कहानी है वह पात्रों के मनोविज्ञान अध्ययन से आगे समाज और व्यवस्था के विश्लेषण का आधार बन जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से हम मनोविज्ञान को जान पाते हैं, अध्ययन से आगे समाज और सामाजिक व्यवस्था का हम विश्लेषण इस कहानी के माध्यम से करते हैं। कहानी के पात्रों में देखते हैं, प्रेमचंद जी की विशेषता है कि उन्होंने घटनाओं के अभाव को सुदृढ़ चरित्र चित्रण से भरने की सफल कोशिश की है। जैसे आलस्य, निकम्मापन, कामचोरी और झूठ का पुलिंदा है घिसू और माधव, जो वस्तुतः 2 अलग अलग पात्र है ही नहीं, बल्कि एक भाव अथवा एक स्थिति का यह दोनों विस्तार हैं। कहने को तो घिसू और माधव अलग अलग पात्र हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से अलग पात्र लगते ही नहीं हैं। इन दोनों के अंदर एक ही भावनाएं और स्थिति का विस्तार होता है। दोनों एक ही तरह से सोचते हैं, केवल अपने पेट के लिए। ये दोनों काम करने से ज़्यादा आराम करने की फिक्र रहती है, और इसके खेत उसके खेत से दांव लगने पर आलू मटर ईख चुराकर खाने की इसकी लत है। और खाने की लत ने उनकी काया के साथ साथ उनकी आकाश वृत्ति को भी पाला पोसा है। उनमें न आत्मसम्मान का भाव बचा है, न संबंध को समझने और निभाने की सदाशयता। तो इस तरह से घिसू और माधव बहुत ही बेफिक्र किस्म के व्यक्ति बताए गए हैं। पेट उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सच है, लेकिन जो लोग उनके पेट का गड्ढा भरने में सहायक है, उनके प्रति इनके मन में कृतज्ञता या दायित्व का कोई बोध नहीं है। तो जो इनका पालन पोषण करता है, अर्थात बुधिया इनका पालन पोषण करती है, फिर भी उनके प्रति इनके मन में कोई कृतज्ञता की भावना नहीं है, क्योंकि ये बुधिया को मरने के लिए छोड़ देते हैं। कहानीकार नहीं बताते कि घिसू की पत्नी कब और कैसे मरी, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि भरपूर श्रम पूर्वक गृहस्थी की गाड़ी खींचने वाली बुधिया
प्रसव अवस्था में जिस तरह एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरी है, उससे स्पष्ट है कि पिता पुत्र अपने से इतर अन्य किसी के प्राण की भावनाओं को लेकर चिंतित नहीं है। तो इस तरह से बुधिया की मौत को बताकर यहाँ पे बता दिया गया है कि इन पिता पुत्रों को अपने अतिरिक्त और किसी की चिंता नहीं है। इसी कारण लेखक ने बेगैरत कहकर लेखक ने ठीक ही अपना आक्रोश उन पर उड़ेला है। एक दूसरे से ज़्यादा हिस्सा खाने की लालसा में ये लोग गर्म गर्म आलुओं को जीभ पर रखते और फिर जल्दी जल्दी निगलने के प्रयास में आँखों से आंसू छलकाते। इन पिता पुत्र का जो दृश्य प्रेमचंद जी ने शब्दों के माध्यम से उकेरा है, वह किसी कुशल चित्रकार का जो तुलिका है उससे निकली कालजयी कृति से कम नहीं है। तो ये जो इन्होंने चित्र खींचा है घीसू और माधव का, वो एक कुशल चित्रकार की तुलिका से निकली कृति जैसी प्रतीत होती है। लेकिन इन दोनों में अंतर इतना है कि प्रेमचंद जी इन पात्रों की हरकतों को जड़वत नहीं करते, बल्कि पात्र के भीतर उतरते हुए उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी कर जाते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण दृष्टव्य किया गया है इन पात्रों के बारे में बताने के लिए। एक घटना है, बुधिया की कराहों के बीच आलू खाते हुए हठात माधव थम गया। तो इस घटना को बताया गया है। यहाँ पे एक घटना के बारे में बताया गया है और उसके माध्यम से माधव और घीसू के व्यक्तित्व को खोलने का यहाँ पे प्रयास किया गया है, बताने का प्रयास किया गया है। तो जब माधव आलू खा रहा था तो अचानक आलू खाते खाते वह थम गया बुधिया की कराहों को सुनकर, और इस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया है कि यदि कोई बाल बच्चा हुआ तो वह क्या करेगा, क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। यह पिता बनने के नवबोध के साथ विकसित हुई दायित्व की भावना है। इस तरह से वह जो सोचता है तो दायित्व की भावना से सोचता है, और पत्नी एवं अजन्मे बालक के साथ साथ अनाम ममत्व के अंकुरण का बिंदु भी यहाँ पे दिखाई देता है। साथ ही बच्चों की परवरिश की चिंता और अपनी संसाधनहीनता भी इस चिंता का कारण है। तो स्थिति के अंतर विरोध ने माधव को थर्रा दिया है। इस भयावह यथार्थ ने उसे यह ज्ञान भी दिया है कि सीमित संसाधनों का ज़्यादा हिस्सों में बंटवारा उनकी पेट की ज्वाला को कभी शांत नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से माधव यह भी सोचता है कि अगर बच्चा आ गया, अगर ज़्यादा हिस्सों में हमारे खाने का बंटवारा हुआ तो हमारे पेट की ज्वाला है वह कभी शांत नहीं हो पाएगी। दूसरा उदाहरण इसी आलू खाने के दृश्य के भीतर बताया गया है कि घीसू को 20 बरस पहले ठाकुर की बारात में दावत उड़ाने का प्रसंग आता है। तो आलू खाते खाते घीसू बताता है कि किस तरह से उन्होंने ठाकुर की बारात में खाना खाया था। प्रेमचंद ने रस ले लेकर इस दावत में उड़ाए जाने वाले भोज्य पदार्थों का वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि असली घी की पूड़ियाँ, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, चटनी, दही, मिठाई, पान, इलायची, मानो यही रस घीसू के जीवन की एकमात्र उपलब्धि हो। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ हठात एक ही चित्र में पर्यवसित होते पिता पुत्र को लेखक ने 2 फाँकों में विभाजित कर दिया है। तो एक ही दृश्य में, आलू खाने के दृश्य में यहाँ पे दोनों की मानसिक भावनाओं को यहाँ पे चित्रित किया गया है। और अब तक हाँ में हाँ मिलाने की तरह एक ही दिशा में ये दोनों बढ़ रहे थे। इनका जो दोनों का एकालाप है वह अब प्रश्नोत्तर बनकर एक दूसरे के सामने आ खड़ा होता है, जिसमें संवाद से ज़्यादा अपने अपने स्तर पर तृप्ति और अतृप्ति, उपलब्धि और तृष्णा की भावना बलवती है। घीसू की स्मृति में हम देखते हैं कि खाए गए पकवानों का स्वाद और सुगंध के साथ साथ
उनमें तृप्ति का अलौकिक भाव है। माधव उनकी लार टपकती है, इसमें जिज्ञासा में सुअवसर जुड़ने और इन सारे पकवानों को पिता से दूना खा जाने की तृष्णा माधव में दिखाई देती है। तभी तो माधव पूछता है, तुमने 20 पुड़ियाँ खाई होगी? तो घीसू बोलता है, 20 से ज़्यादा खाई थी। माधव बोलता है, मैं 50 खा जाता। तो इस तरह से इन दोनों को, ये जो दोनों हैं बातों से पेट भरने वाले घीसू और माधव को इस दृश्य में अंकित कर प्रेमचंद 2 प्रयोजन सिद्ध करते हैं। तो प्रेमचंद जी 2 प्रयोजन इस चित्र के माध्यम से सिद्ध करते हैं। एक, इस मनोवैज्ञानिक तथ्य की ओर वे संकेत करते हैं कि भूख अहरनिश जलने वाली ऐसी विकराल भट्ठी है जो अन्न के अभाव में मनुष्य की संवेदनाओं के साथ साथ उसकी मनुष्यता को भी लील जाती है। भूखा व्यक्ति भूखा रह जाने के कारणों का विश्लेषण नहीं कर पाता तो संभवतः भूखा भी न रहता, लेकिन भूख के हाथों धीरे धीरे ऐसे नर पशु में तब्दील होने लगता है जिसके लिए मैं ही समूची सृष्टि का पर्याय बन जाती है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे घीसू के व्यक्तित्व को बताया है कि किस तरह एक भूखा व्यक्ति नर पशु बन जाता है और उसमें केवल मैं भावना आती है, मैं को छोड़कर वह किसी दूसरे की परवाह नहीं करता। उम्र अधिक होने के कारण घीसू ने भूख की विकरालता को माधव की अपेक्षा अधिक झेला है, इसलिए माधव की अपेक्षा हम देखें तो घीसू अधिक ढीठ, निर्लज्ज और निर्द्वंद्व हो गया है। वहीं घीसू जो है वह जब कफन लेने जाता है, कफन मांगने जाता है तो अभिनय कर करके कफन के लिए रुपये बटोरता है और संशयी माधव को हर स्थिति में शांत और अविचल रहने की मंत्रणा देता है। तो यहाँ पे घीसू ही जो है वह कफन के लिए रुपये बटोरता है, रो कर एक्टिंग करता है और माधव को यह संशय होता है कि कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। तो इस स्थिति को वह संभालता है और माधव को वह शांत करता है और अविचल रहने की मंत्र देता है। क्योंकि हम देखें तो माधव के सामने भावना के दुर्बल क्षणों में कल की चिंता और पाप पुण्य का संस्कार सवाल बनकर आ खड़ा होता है, लेकिन जो घीसू है इन सब से निर्लिप्त है और क्षण से परे किसी भी वस्तु सत्य को देख नहीं पाता, क्योंकि अनुभव ने उसे बताया है कि जन्म और मृत्यु जैसे भौतिक सामाजिक अनिवार्यताएं अपने आप विधि विधान संपन्न हो जाती है। इसलिए जो घीसू है वह सिर्फ अपनी भूख पर केंद्रित है, जिसे लेकर समाज में कोई सरोकार नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा उद्देश्य प्रेमचंद जी का रहा है, वे बताते हैं कि भूख को मनुष्य की बुनियादी ज़रूरत साबित कर प्रेमचंद इस दृश्य की तार्किक परिणति के रूप में कहानी के दूसरे महत्वपूर्ण दृश्य की योजना संभव कर पाते हैं। दावत की स्मृति ने घीसू माधव की स्वाद ग्रंथियों और अंतड़ियों की बिलबिलाहट को ही तीव्रतर नहीं किया है, बल्कि ऐसे किसी भी अवसर का जुगाड़ करने का कुटिल बोध भी इनमें विकसित कर दिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि 20 साल में ज़माना बदल गया है। अब कोई क्या खिलाएगा, अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। इसलिए 5 रुपया जैसा जो बड़ा चीज़ है, बड़ी रकम है, इसके मिलने के बावजूद बाज़ार भर में वे घूमते हैं और कफन के लिए सूती रेशमी किसी भी तरह का कपड़ा न जचना और किसी अज्ञात प्रेरणा के परिणाम स्वरूप सांझ ढलते न ढलते मदिरालय के सामने आ खड़ा होना अस्वाभाविक नहीं है। तो ये लोग जो 5 रुपये के रूप में जो मेहरबान हुए हैं, इस अनपेक्षित सौभाग्य को वे कैसे छिटक कर चिता की आग में जलने दें। उल्लेखनीय है कि नर पशु सरीखा चित्रित करने के बावजूद भी प्रेमचंद जी ने घीसू और माधव को निरा जानवर नहीं बताया है।
क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके भीतर धड़कता मनुष्य उन्हें अपनी करनी पर अपराध बोध दे रहा है। इसलिए बताया गया है कि वे एक दूसरे को नहीं, अपने आप को दिलासा देकर दोष मुक्त कर लेना चाहते थे। अर्थात ये कहीं न कहीं अपराध बोध इनमें होता है और खुद अपने आप को ये दिलासा और सांत्वना देते हैं और दोष मुक्त कर लेना चाहते थे कि कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता, तथा बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूकने को क्या है। इसी प्रयास की अगली कड़ी के रूप में ईश्वर से बुधिया को बैकुंठवासी करने का अनुरोध है। तो एक तरह से कफन के अनौचित्य को बता रहा है, कफन लेने के अनौचित्य को बता रहा है, और साथ ही यहाँ पे खुद को सांत्वना देकर ईश्वर से बुधिया को बैकुंठवासी करने का अनुरोध किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने बेशक अपनी ज़िंदगी में कोई पुण्य न किया हो, वे बोलते हैं कि बुधिया ने मरकर भी उन्हें भरपेट भोजन देने की तृप्ति दी, अर्थात बुधिया मरी तभी इन्हें 5 रुपये मिल पाए और भोजन और दारू का सेवन कर पाए। तो इसी कारण ये बुधिया को बैकुंठवासी भेजने के लिए बैकुंठ भेजने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना, हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह उम्र भर न मिला था। इसी तरह चुरा कर लाए गए गर्मा गर्म आलू भकोसने का दृश्य जहाँ घीसू और माधव की सामाजिक स्थिति स्पष्ट करता है, वहीं मदिरालय में झूम झूम कर मौज मनाने का दृश्य भी सामाजिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप आकार लेने वाले अंतर्दृष्टियों को उजागर करता है। लेखक ने दोनों घीसू और माधव को कामचोर बताया है, लेकिन कफन चोर की संज्ञा उन्हें देते संकोच होती है। वे उन्हें कफन चोर की संज्ञा नहीं देते, इसलिए वे घीसू और माधव के साथ मिलकर जर्जर धार्मिक रूढ़ियों को कोसते हैं कि जिसे जीते जी ढकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन क्यों चाहिए, और फिर उनकी दबी भलमनसाहत को उजागर करने की चेष्टा भी करते हैं कि यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करा लेते। तो प्रेमचंद जी की यह ताकत है कि कथा में कहीं उपस्थित न होते हुए भी वे पाठक के हृदय में इन दोनों अभागों के प्रति सहानुभूति पैदा कर देते हैं, और कहीं कहीं हमें लगता है कि ये जो दोनों हैं इनके प्रति हमारे मन में सहानुभूति पैदा हो जाती है। हालांकि ये जो घीसू और माधव है ये दोनों निर्मम हैं, फिर भी हमारे अंदर सहानुभूति पैदा हो जाती है, क्योंकि इनका बनना व्यवस्था का कारण है, व्यवस्था ने इन्हें बनाया है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कफन कहानी का सारांश पढ़ लिया और साथ ही इनके पात्रों का विश्लेषण भी कर लिया। तो आपको निश्चय ही आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको लाने का प्रयास करूँगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यह जो सेशन है वो ख़त्म होता है। फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।